फर्स्ट पार्ट को, तो सेकंड पार्ट क्या करे, क्लॉज क्या करे, वी विल पास, हम पास हो जाएंगे। पर हम ये भी नहीं पास हो जाएंगे, पास होने के लिए एक कंडीशन अप्लाई किया है, ठीक है। तो अगर आप ऐसे देखें कि एक क्लॉज ये है, एक क्लॉज ये है, अगर दूसरे वाले क्लॉज को हम छुपा दें तो पहला वाला क्लॉज क्या करे, इफ वी वर्क हार्ड, यदि हम कठिन परिश्रम करें। तो जो कि सेंटेंस का एक पार्ट है और सेंटेंस के एक पार्ट में एक फाइनाइट वर्ब और सब्जेक्ट है, तो सेंटेंस का कोई भी एक पार्ट जिसमें फाइनाइट वर्ब सब्जेक्ट दोनों हो उसे हम क्लॉज कहते हैं। तो क्लॉज है, और क्लॉज जो है मीनिंग के अनुसार या तो वो मेन क्लॉज हो सकता है, या सबऑर्डिनेट क्लॉज हो सकता है, या कोऑर्डिनेट क्लॉज हो सकता है। तो इफ वी वर्क हार्ड, यदि हम कठिन परिश्रम करें, जिसका भाव पूरा नहीं हो रहा है, और एक ऐसा क्लॉज जिसका भाव पूरा ना हो उसे हम क्या कहेंगे, सबऑर्डिनेट क्लॉज कहेंगे, ठीक है। तो ये है सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक, और चूंकि सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है ये है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज, लेकिन एक कंडीशन शर्त लागू करे, क्या बोले, ये परिणाम है, वी विल पास, हम पास हो जाएंगे। पर यूं ही पास नहीं हो जाएंगे, पास होने के साथ साथ एक शर्त लागू कर रहा है, एक कंडीशनल अप्लाई कर रहा है। तो चूंकि ये जो क्लॉज है ये कंडीशन अप्लाई कर रहा है, इसीलिए हम इस क्लॉज को कंडीशनल क्लॉज भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, कंडीशनल क्लॉज। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि कंडीशनल सेंटेंस के अंदर दो क्लॉज होते हैं, ठीक है। एक क्लॉज जो कंडीशन अप्लाई करता है उसको हम कंडीशनल क्लॉज कहते हैं। तो कंडीशनल सेंटेंस और कंडीशनल क्लॉज में कंफ्यूज मत होइएगा। कंडीशनल क्लॉज जो होता है कंडीशनल सेंटेंस का एक हिस्सा होता है, या क्योंकि जो कंडीशनल क्लॉज है वो अक्सर इफ से शुरू होता है, कंडीशनल क्लॉज अक्सर इफ से शुरू होता है, इसलिए कंडीशन, गुड आफ्टरनून मैडम, इसलिए कंडीशनल क्लॉज को हम इफ क्लॉज भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इफ क्लॉज। ऑलराइट, ओके। और ऐसा समझिए कि जब भी आप कंडीशनल सेंटेंस लिखेंगे तो ये पूरा का पूरा सेंटेंस है, कंडीशनल सेंटेंस में दो क्लॉज होगा ही होगा। एक ऐसा क्लॉज होगा जो शर्त लागू करने का भाव देगा, या इंग्लिश में कहें तो कंडीशन अप्लाई करने का भाव देगा। तो वह क्लॉज जो कंडीशन अप्लाई करने का भाव देता है उसे कंडीशनल क्लॉज कहते हैं, ठीक है। और जनरली, हमेशा नहीं, जनरली ऐसा होता है कि वह क्लॉज जो कंडीशन अप्लाई करता है वो इफ से ही शुरू होता है, इसलिए कंडीशनल क्लॉज को हम इफ क्लॉज भी कहते हैं। और चूंकि कंडीशनल क्लॉज या इफ क्लॉज अपने आप में अपना भाव पूरा नहीं कर पाता है, और एक ऐसा क्लॉज जो अपने आप में अपना भाव पूरा ना कर पाए वो हमेशा क्या होता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नो सर, नहीं है, ओके। दूसरा क्या, वी विल पास, हम पास हो जाएंगे। तो हम कैसे पास हो जाएंगे, यूं ही पास हो जाएंगे, उसके पहले कोई कंडीशन है, बोले अगर ये शर्त लागू होगा, ये शर्त पूरा होगा तो ये काम होगा, ठीक है। तो अगर इस काम को हम करते हैं, यदि हम कठिन परिश्रम करते हैं तो हम पास हो जाएंगे। पास कब होंगे, फ्यूचर में। लेकिन एक बात बताइए, अगर हम इस कंडीशन को अप्लाई करते हैं तो हम पास होंगे, तो पास इस कंडीशन को अप्लाई करने पे पास होना रिजल्ट है ना, ये रिजल्ट शो कर रहा है। तो जब कोई कंडीशन अप्लाई करेंगे तो उसका कोई परिणाम निकलेगा, तो वह क्लॉज जो परिणाम या रिजल्ट शो करता है उसे हम रिजल्टेंट क्लॉज कहते हैं। क्लियर है? तो जो कंडीशनल सेंटेंस होता है उसके दो पार्ट होते हैं, कौन कौन सा? एक होता है कंडीशनल क्लॉज, किस क्लॉज को कंडीशनल क्लॉज कहेंगे? वह क्लॉज जो कंडीशन अप्लाई करता है, और कोई कंडीशन अप्लाई करेंगे तो उस कंडीशन
को पूरा होने के बाद उसका कोई परिणाम निकलेगा तो वह क्लॉज जो परिणाम या रिजल्ट शो करे उसे हम रिजल्टेंट क्लॉज कहते हैं। वेरी सिंपल। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई? ठीक है। और ये पूरा का पूरा कंडीशनल क्लॉज प्लस रिजल्टेंट क्लॉज एक साथ ये क्या बनाता है? कंडीशनल सेंटेंस बनाता है। ठीक है ना? तो इसका ध्यान रखिएगा आप लोग कि कंडीशनल क्लॉज जो होता है सिर्फ एक पार्ट होता है किसका? कंडीशनल सेंटेंस का। ठीक है। तो एक दूसरा क्लॉज होगा जो कंडीशन पूरा होने पे उसका रिजल्ट बताएगा, तो ऐसा क्लॉज जो रिजल्ट शो करेगा उसको हम रिजल्टेंट क्लॉज कहते हैं। तो कंडीशनल सेंटेंस अलग चीज है, कंडीशनल क्लॉज अलग चीज है। ये बात समझ में आ गई? ठीक है। तो किस सेंटेंस को कंडीशनल सेंटेंस कहेंगे? बोले एक ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर दो क्लॉज हो, एक क्लॉज कंडीशन अप्लाई करने की बात करे और वो कंडीशन अप्लाई होने पे उसका रिजल्ट, दूसरा क्लॉज रिजल्ट शो करेगा और एक क्लॉज कंडीशन शो करेगा। ये बात समझ में आई? एक चीज और कि जो सेंटेंस हमने लिखा है इफ वी वर्क हार्ड वी विल पास, इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, वी विल पास if we work hard। if we work hard। ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि कंडीशनल क्लॉज बाद में आया और जो रिजल्टेंट क्लॉज है वो पहले आ गया। ठीक है। और ये हो जाएगा कंडीशनल। ठीक। तो हम लोग ये देख रहे हैं दोनों का मीनिंग सेम है। तो अक्सर ये होता है कि हम लोग जनरली जब भी कंडीशनल सेंटेंस लिखते हैं तो कंडीशनल क्लॉज को पहले लिखते हैं और रिजल्टेंट क्लॉज को बाद में लिखते हैं। ऐसा अक्सर हम लोग जनरली कर देते हैं, पर ये सिर्फ ऐसा होगा जरूरी नहीं है। हम रिजल्टेंट क्लॉज को पहले भी रख सकते हैं और कंडीशनल क्लॉज को बाद में भी रख सकते हैं और दोनों इक्वली करेक्ट है। ये हम सीधा सीधा कहें कि अगर कोई एक सेंटेंस है उसमें एक से ज्यादा क्लॉज यूज हुआ है, कोई एक सेंटेंस है जिसमें एक से ज्यादा क्लॉज यूज हुआ है, तो किसी भी क्लॉज को आप आगे पीछे लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है। ओके। अब इसी सेंटेंस को हम लेकर के आगे बात करते हैं। If we work hard we will pass। ठीक है। तो ये तो जो इफ है, इफ का क्या भाव होता है? यदि। यदि आप कब कहते हैं? जब वो चीज वैसी है या वैसी नहीं है, उसका वैसा होने की कल्पना करते हैं, है कि नहीं? ठीक है। तो ये कह रहा है, सपोज कर रहा है, मान रहा है कि यदि हम कठिन परिश्रम करें तो क्या हो जाएगा? हम पास हो जाएंगे। ठीक है। तो इस बात को समझिए, हम पास हो जाएंगे। तो वी विल पास, हम चाहे जितना भी कठिन परिश्रम करें भविष्य में हम पास हो जाएंगे, इस बात की गारंटी है या पॉसिबिलिटी है? पॉसिबिलिटी है। ठीक है। तो जो रिजल्टेंट क्लॉज होता है, जो रिजल्टेंट क्लॉज होता है वो पॉसिबिलिटी शो करता है। ठीक है। पॉसिबिलिटी। ठीक है। और
और ये कह रहा है, सपोज कर रहा है, यदि हम ऐसा करें। ठीक है, तो इसी सेंटेंस को मैं फिर से लिख दे रहा हूं। इफ वी, हिंदी में हम ऐसे बोलते हैं, यदि हम कठिन परिश्रम करेंगे तो पास हो जाएंगे। इफ वी विल वर्क हार्ड वी विल पास। यदि हम कठिन परिश्रम करेंगे तो पास हो जाएंगे। आप कब पास होंगे, प्रेजेंट में या फ्यूचर में? फ्यूचर में पास हो गए ना। तो फ्यूचर में पास होने के लिए आप कठिन परिश्रम कब करेंगे, मेहनत कब करेंगे, फ्यूचर में करेंगे या प्रेजेंट में करेंगे? प्रेजेंट में करेंगे। पर हिंदी के अनुसार इसको पढ़ के आप देखें तो हम लोग हिंदी में ऐसे बोलते हैं कि हम ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, तो इंग्लिश के अकॉर्डिंग कोई भी सेंटेंस जिसमें दो क्लॉज हो या दो से अधिक क्लॉज हो, तो उसमें दो क्लॉज कभी भी फ्यूचर टेंस में नहीं रहेंगे। एक फ्यूचर में तो एक प्रेजेंट में रहेगा। ठीक है, तो ये हमेशा प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए। मस्ट बी इन द प्रेजेंट। ठीक है, ओके। तो इसलिए हमेशा प्रेजेंट में रहता है। तो आपने देखा कि एक फ्यूचर टेंस में गया है तो एक किस में है, प्रेजेंट टेंस में है। ठीक, अब आते हैं, ये एक कंडीशनल सेंटेंस है। कंडीशनल सेंटेंस के माध्यम से आप हकीकत बयां कर रहे हैं, फैक्ट बता रहे हैं, या कल्पना कर रहे हैं, सपोज कर रहे हैं। अब इस समय कठिन परिश्रम, जिससे सेंटेंस लिखा गया, क्या आप इस समय कठिन परिश्रम कर रहे हैं या कठिन परिश्रम करने की सपोजिशन कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं? सेंटेंस के अकॉर्डिंग सपोजिशन, कल्पना कर रहे हैं। कल्पना कर रहे हैं। इधर देखते हैं, जब कंडीशनल सेंटेंसेस आप लोग लिखते हैं, कंडीशनल सेंटेंस के या कंडीशनल के, ठीक है, तो कंडीशनल सेंटेंस के माध्यम से, कंडीशनल जब आप लिखते हैं तो एक सेंटेंस ही लिखते हैं ना। कंडीशनल क्या है, एक सेंटेंस ही तो है, और सेंटेंस के माध्यम से आप भाव व्यक्त करते हैं। तो जब कंडीशनल सेंटेंस लिखते हैं, ठीक है, तो कंडीशनल सेंटेंस के माध्यम से जो भाव व्यक्त करते हैं वो फैक्ट नहीं बताता है, बल्कि सपोज करने का भाव देता है। तो ये भाव हो जाता है सपोजिशन का। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, तो जब हम सपोजिशन करते हैं तो हम कितने प्रकार की सपोजिशन करते हैं ये देख लीजिए। ठीक है, बात एकदम साफ साफ है। देखिएगा, कंडीशनल जब आप लिखते हैं तो कंडीशनल में एक सेंटेंस लिखते हैं, ठीक है, और सेंटेंस से तो उसका कोई ना कोई भाव होगा। तो जब भी आप कंडीशनल सेंटेंस लिखते हैं तो कंडीशनल सेंटेंस के माध्यम से आप हकीकत नहीं बताते हैं, फैक्ट नहीं बताते हैं, बल्कि आप कल्पना करते हैं, सपोज करते हैं। ये बात समझ में आई? तो हमेशा कंडीशनल सेंटेंस जो है सपोजिशन का भाव देता है, इसलिए यहाँ लिख दिया कंडीशनल से अगर है तो सपोजिशन का ही भाव आएगा। इतनी बात सबको समझ में आ रही है? यस सर। कृष्णा? यस सर। ठीक है, यस सर। और जो सपोजिशन होता है प्रैक्टिकली, हम चूंकि ये भाषा है ना, तो भाषा को हम लोग प्रैक्टिकली यूज करते हैं, और भाषा के माध्यम से हम सपोज कर रहे हैं, तो सपोजिशन भी हम प्रैक्टिकली करते होंगे, है ना? तो जो हम सपोजिशन करते हैं प्रैक्टिकली, वो दो प्रकार का सपोजिशन होता है। एक तो होता है रियल सपोजिशन, एक होता है रियल सपोजिशन, और एक होता है अनरियल सपोजिशन।
ठीक है। अब ये रियल अनरियल सपोजिशन क्या है, इसका हम एक एग्जांपल, जैसे ये देखो, इफ वी वर्क हार्ड वी विल पास, तो इस सेंटेंस के माध्यम से आप सपोज कर रहे हैं कि नहीं। अभी देखना है कि रियल सपोजिशन है कि अनरियल सपोजिशन है। ठीक है, तो एक बात बताइए, क्या हम वर्तमान में कठिन परिश्रम कर सकते हैं, कर पाना संभव है कि नहीं? कठिन परिश्रम वर्तमान में, जल्दी बताइए। यस सर। यस, कर पाना संभव है। तो हम फ्यूचर में पास भी हो सकते हैं, ये भी संभव है, हाँ या ना? यस सर। तो ये जो सपोजिशन हम कर रहे हैं, ये पॉसिबल है या इम्पॉसिबल है? पॉसिबल है। पॉसिबल है, क्लियर है, ओके। लेकिन अगर एक सेंटेंस हम ऐसा लिखें, देखिए ध्यान से, ठीक है। अभी वर्ल्ड कप में एक मामला आया था विनेस फोगाट का ना। यस सर। यस सर। ठीक है, इफ विनेश had lost 100 ग्राम वेट, WT कर देना, ठीक है। she could या would चलाते हैं ना, would ले लेते हैं। she would have qualified for एक सेकेंड, गोल्ड या गोल्ड मेडल, ठीक है, ओके। तो क्या करें, इफ विनेश had lost 100 grams weight, she would have qualified for gold। क्या विनेश फोगाट को, ये हम कल्पना कर रहे हैं, तो वो तो बात बीत गई ना, जब उसको लूज करना था उस समय तो किया नहीं, और तो वो पास्ट की बात हो गई। और पास्ट में जो हो गया उसको हम अब सुधार नहीं सकते, क्योंकि पास्ट में हम बैक तो नहीं जा सकते ना, ठीक है, ओके। तो ये क्या कह रहा है कि यदि विनेश फोगाट 100 ग्राम वजन कम कर ली होती तो गोल्ड के लिए क्वालिफाई कर गई होती। यहाँ पे आप फैक्ट बता रहे हैं कि सेंटेंस के माध्यम से सपोज कर रहे हैं, सपोज कर रहे हैं, क्लियर है, ओके। ये जो सपोजिशन है, जैसे कि ऊपर वाला सपोजिशन था, ये प्रेजेंट का सपोजिशन है, हाँ या ना, प्रेजेंट या फ्यूचर कह लीजिए, ठीक है। लेकिन ये जो सपोजिशन है, ये प्रेजेंट का है, पास्ट का है? सर पास्ट का है। पास्ट का है। अब पास्ट में तो दो बातें हैं, क्या विनेश के लिए 100 ग्राम वेट करना संभव था पास्ट में या नहीं था? हाँ सर। जवाब दिए सब लोग, था, पॉसिबल था ना, ठीक है। और अगर 100 ग्राम वो वजन घटा ली होती तो गोल्ड के लिए क्वालिफाई कर गई होती, इसकी भी पॉसिबिलिटी है। यस सर। क्लियर है। तो यहाँ जो सपोजिशन कर रहे हैं, ऐसा कर पाना, पास्ट में ऐसा कर पाना संभव था या नहीं था, बस इतना बता दीजिए। यस सर। तो ये जब संभव था, मतलब ये रियल सपोजिशन है। फ्यूचर या प्रेजेंट पे हम कठिन परिश्रम करें और पास हो जाएंगे, ये भी पॉसिबल है, संभव है, रियल सपोजिशन है। ये भी संभव था और उसका गोल्ड पाना पॉसिबल था, ये भी रियल सपोजिशन है। तो रियल सपोजिशन दो तरह के होते हैं, एक वह जो प्रेजेंट या फ्यूचर में पॉसिबल हो, और एक वो जो पास्ट में पॉसिबल था लेकिन पास्ट का समय बीत गया, इसलिए वो प्रेजेंट में नहीं पॉसिबल हो सकता था, तो पॉसिबल लेकिन पास्ट के लिए। एनी डाउट? नो सर। ठीक है। तो जो ये रियल सपोजिशन होता है, ये आपका दो तरह का होता है, ठीक है। कौन कौन सा दो तरह का? बोले पॉसिबल या इसी को किताबी भाषा में कहें तो प्रोबेबल वो लोग कहते हैं, PROBABLE, प्रोबेबल, ठीक है। इन द प्रेजेंट और फ्यूचर, ठीक। और
दूसरा जो है वो पॉसिबल या प्रोबेबल इन द पास्ट, ठीक है, बट नॉट पॉसिबल इन द प्रेजेंट। तो जो दो सेंटेंस हमने लिखे हैं, इफ वी वर्क हार्ड वी विल पास, ये सपोजिशन है और रियल है। रियल का मतलब जो प्रैक्टिकली हकीकत में संभव हो। और जो ये लिखा है, इफ विनेश हैड लॉस्ट 100 ग्राम वेट शी वुड हैव क्वालिफाइड फॉर द गोल्ड, ठीक है, ये भी हकीकत में संभव था, पूरी तरह से काल्पनिक नहीं। इसके बारे में हम कल्पना कर रहे हैं, पर कल्पना किसके बारे में कर रहे हैं? कल्पना उस बारे में कर रहे हैं जो प्रैक्टिकली पॉसिबल था, प्रैक्टिकली संभव था, लेकिन पास्ट में संभव था। एनी डाउट? नो सर, नो सर। एवरीवन, ठीक है। एक और सेंटेंस इस तरह का लिखते हैं। अगर मैं कहूं इफ आई वर a bird, I would be free, ठीक है। तो क्या कह रहा है? यदि मैं चिड़िया होता तो मैं स्वतंत्र होता, मैं फ्री होता, ठीक है। ये भी तो सपोजिशन ही है, कल्पना ही कर रहा है, हाँ या ना? यस सर। पर यहाँ जो कल्पना किया जा रहा है, इफ आई वर बर्ड, किसी राइटर ने लिखा है या किसी स्पीकर ने बोला है, स्पीकर यानी इंसान ने बोला होगा। तो क्या जिस तरह की कल्पना की गई है, क्या इंसान कभी चिड़िया हो सकता है? नहीं सर। नहीं हो सकता। तो सपोजिशन तो यहाँ भी हुआ है, पर ये रियल है कि अनरियल है? सर अनरियल। अनरियल है। तो दिस सपोजिशन इज अनरियल, ठीक है। ठीक है, तो वही हमने आपको बोला था कि जब कंडीशनल सेंटेंस लिखेंगे तो कंडीशनल सेंटेंस के माध्यम से आप सपोज करते हैं, और प्रैक्टिकली जो सपोजिशन होता है वो दो तरह का होता है। या तो अनरियल होगा, जैसे मैं कहूँ यदि मैं चिड़िया होता तो मैं स्वतंत्र होता, ठीक है, तो ये अनरियल हो जाएगा। तो अनरियल का कोई सब कैटेगरी नहीं, एक ही है। लेकिन हम कई बार रियल सिचुएशन की भी सपोजिशन करते हैं। तो अगर रियल सिचुएशन का सपोजिशन करेंगे तो वहां दो टाइप का आएगा। एक वो जो प्रेजेंट में या फ्यूचर में कर पाना संभव है, अभी हुआ नहीं है, उसका हो पाना बाकी है, तो हो भी सकता है। लेकिन एक जो पास्ट में संभव था, लेकिन पास्ट में संभव था, चूंकि पास्ट का टाइम बीत गया है इसलिए वो प्रेजेंट में संभव नहीं, लेकिन पास्ट में उस टाइम पे संभव था, ठीक है। तो टोटली मेनली जो है, जो जब हम कंडीशनल सेंटेंस लिखते हैं और कंडीशनल सेंटेंस के माध्यम से सपोज करते हैं, तो बेसिकली सपोजिशन कितने तरह का होता है? बेसिकली 3 तरह का होता है। एक वो जो प्रेजेंट या फ्यूचर में पॉसिबल है, एक वो जो पास्ट में पॉसिबल था, और एक अनरियल जो कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता। एनी डाउट? बोलो भाई। नो सर। इन सेंटेंसेस को मैं फिर से लिख दे रहा हूं, ठीक है। देखिए, इफ वी वर्क हार्ड वी विल पास, ठीक है। या फिर हम कहें इफ विनेश had lost 100 gram
she would have qualified for gold. और एक लिख रहे हैं if I were a bird I would be free. आप if कब लगाते हैं, यदि कब कहते हैं, जब वो चीज वैसी है या वैसी नहीं है उसकी वैसे होने की कल्पना कर रहे हैं या इंग्लिश में सपोज कर रहे हैं, हाँ या ना? जी। ठीक है, तो आपने if लगा दिया मतलब ये कंडीशनल क्लॉज बन गया। और कंडीशनल क्लॉज अगर है तो दूसरा रिजल्टेंट क्लॉज ही होगा, यानी कुल मिला के कंडीशनल सेंटेंस है। अब सेंटेंस है तो उसका भाव होगा कोई ना कोई, पर आपने ये चीज फिक्स कर लिया है कि कंडीशनल सेंटेंस के माध्यम से हम हकीकत बयान नहीं करते हैं, कंडीशनल सेंटेंस के माध्यम से हम सपोजिशन करते हैं, कल्पना करते हैं, सिर्फ सपोज करते हैं। और हमने देखा कि प्रैक्टिकली सपोजिशन हम जो है दो प्रकार का करते हैं, या तो अनरियल होगा या रियल होगा। अनरियल है तो कोई बात नहीं, उसकी एक ही कैटेगरी बनेगी, पर रियल है तो दो बातें होंगी। रियल में हम कब का सपोजिशन कर रहे हैं, जो संभव है प्रेजेंट या फ्यूचर में, या जो संभव था पास्ट में। ठीक है, इधर से लेते हैं इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई, ये सपोजिशन हुआ है नो डाउट, पर जो सपोजिशन हुआ है ये रियल है या अनरियल है? क्या ये कभी संभव है कि कभी हो सकता है कि इंसान चिड़िया बन जाए? नहीं ना। ठीक है, तो अगर आप कंडीशनल सेंटेंस लिखते हैं और कंडीशनल सेंटेंस के माध्यम से हमेशा सपोजिशन का ही भाव हो गया, तो कंडीशनल सेंटेंस के माध्यम से जो सपोजिशन का भाव आ रहा है वो सपोजिशन कैसा है, अनरियल है। यहां मैं लिख रहा हूं, ठीक है, अनरियल। इसी को किताबी भाषा में इम्प्रोबेबल कहेंगे। इम्प्रोबेबल सपोजिशन। ठीक है, तो आप एक कंडीशनल सेंटेंस लिखेंगे तो कंडीशनल सेंटेंस के माध्यम से सपोज करने का भाव आएगा, और जो सपोजिशन वाला भाव है वो अनरियल सपोजिशन है, तो ऐसे कंडीशनल सेंटेंस को हम कहते हैं टाइप सेकंड। टाइप 2 नहीं, क्या बोलेंगे, टाइप सेकंड। तो टाइप सेकंड क्या होता है, बोले टाइप सेकंड कंडीशनल तीन प्रकार के होते हैं, प्राय होते तो चार प्रकार के, अभी तीन लेके चल रहे हैं। ठीक है, कंडीशनल सेंटेंस आपने लिख दिया और उस कंडीशनल सेंटेंस के माध्यम से अनरियल या इम्प्रोबेबल सजेशन का भाव आ रहा है, तो किस कैटेगरी में जाएगा, टाइप सेकंड में। ऑलराइट, ठीक, अब इधर आइए, इफ वी वर्क हार्ड वी विल पास। हकीकत नहीं बता रहे ना, सपोज करें, यदि कब कहते हैं, जब वो काम जब वो चीज वैसी नहीं है जैसा उसके होने की आप सिर्फ कल्पना कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जिस तरह की कल्पना की गई है, क्या ये पास्ट की कल्पना है या प्रेजेंट या फ्यूचर की है? प्रेजेंट भी हो सकता है वो, ठीक है, प्रेजेंट भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, प्रेजेंट या फ्यूचर की, इसको कर पाना संभव है या नहीं हो सकता? ये संभव है ना। ठीक है, तो जो संभव है तो ये रियल आ जाएगा। ठीक है, तो इसी को हम कहेंगे रियल या प्रोबेबल। ठीक है, रियल या प्रोबेबल सपोजिशन। ठीक है, तो जब आप कंडीशनल सेंटेंस लिखेंगे, और कंडीशनल तो हमेशा सपोज ही करता है, और कंडीशनल सेंटेंस से रियल सपोजिशन की बात है, पर रियल कब का, प्रेजेंट या फ्यूचर का। तो अगर रियल सपोजिशन है और प्रेजेंट या फ्यूचर का है तो टाइप फर्स्ट में आता है।
टाइप, उसी को नाम दिया गया टाइप फर्स्ट। ठीक है, अभी देखिए, इफ विनेस हैड लॉस्ट 100 ग्राम वेट शी वुड हैव क्वालिफाइड फॉर गोल्ड। विनेस यदि 100 ग्राम वेट लूज कर दी होती तो गोल्ड के लिए क्वालिफाई कर गई होती। तो यहाँ पे जिस तरह का सपोजिशन किया गया है, ये रियल है या अनरियल है? ये संभव था या कभी हो ही नहीं सकता था? संभव था, रियल। संभव था। कब संभव था? पास्ट में, पास्ट में ना। लेकिन क्या अब संभव है प्रेजेंट में? नहीं, नहीं ना। तो फिर ये भी रियल में ही आएगा। ठीक है, रियल या प्रोबेबल सपोजिशन इन द पास्ट। और उसी तरह इसको लिख देंगे इन द पीआर से प्रेजेंट या फ्यूचर। क्लियर है? इन द पास्ट। तो जब आपका कंडीशनल सेंटेंस है, कंडीशन अप्लाई कर ही रहा है, कंडीशनल सेंटेंस है, और कंडीशनल सेंटेंस से जो सपोजिशन आ रहा है वो रियल हो, पर रियल कब का हो? पास्ट का। तो वो आता है टाइप थर्ड में। आप लोग को ही पहचानना पड़ेगा कौन सा किस टाइप में है। ठीक है, तो जो कंडीशनल सेंटेंस टाइप थर्ड है ना, तो जो कंडीशनल सेंटेंस हम लिखते हैं उसके माध्यम से जो भाव आता है वो सपोज करने का भाव आता है। एक बात क्लियर है? और जब सपोजिशन का हम भाव देते हैं तो प्रैक्टिकली सपोजिशन हमारा बेसिकली होता दो प्रकार का, या तो रियल होगा, अनरियल होगा। जब हम सपोजिशन अनरियल लेते हैं, कोई अनरियल कल्पना करते हैं, तो हमेशा उस सेंटेंस को टाइप सेकंड, ऐसे कंडीशनल सेंटेंस को टाइप सेकंड कंडीशनल कहा गया है। ठीक है, तो टाइप सेकंड कंडीशनल क्लॉज सेंटेंस के माध्यम से हमेशा अनरियल सपोजिशन होगा। लेकिन अगर आप रियल सपोजिशन कर रहे हैं, ठीक है, तो वो कभी भी टाइप सेकंड हो ही नहीं सकता, क्योंकि टाइप सेकंड से अनरियल करते हैं। लेकिन आप अगर रियल सपोजिशन करते तो दो बातें, रियल में कौन सा? जो पास्ट में संभव था, या रियल में वो सपोजिशन जो प्रेजेंट या फ्यूचर में संभव, राइट? तो रियल का सपोजिशन जो पास्ट में संभव था उसको टाइप थर्ड में रखते हैं। ठीक है, या कोई ऐसा सेंटेंस, कोई ऐसा कंडीशनल सेंटेंस जिसके माध्यम से रियल सपोजिशन तो हो, प्रोबेबल सपोजिशन तो हो, लेकिन वो पास्ट के लिए प्रोबेबल था, तो उस कंडीशनल सेंटेंस को हम टाइप थर्ड कंडीशनल कहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप कोई कंडीशनल सेंटेंस सपोज तो कर, कोई कंडीशनल सेंटेंस लिखा, कंडीशनल से सपोजिशन का ही सेंस आएगा। सपोज तो कर रहे हैं और वो सपोजिशन रियल है, रियल या प्रोबेबल है, लेकिन वो पास्ट का ना होकर के प्रेजेंट या फ्यूचर में कर पाना उसको संभव है, अभी हुआ नहीं, उसमें पूरी संभावना बाकी हो सकता है। ठीक है, तो किस में जाएगा? ऐसे कंडीशनल सेंटेंस जो प्रेजेंट या फ्यूचर के पॉसिबिलिटी को बताते हैं वो टाइप फर्स्ट कहलाते हैं। तो कंडीशनल टाइप फर्स्ट क्या होता है, टाइप सेकंड क्या होता है, टाइप थर्ड क्या होता है, ये बातें क्लियर है? हाँ सर। यस। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा और इजी कर, सपोजिशन करते हैं किसके माध्यम से? कंडीशनल्स के माध्यम से। और अभी आपने कहा आपके पास कंडीशनल्स कितने होते हैं? दो तरह के होते हैं, बेसिकली दो तरह के होते हैं ना, या तो वो रियल होगा या फिर अनरियल होगा, जिसको प्रोबेबल किताबी भाषा में प्रोबेबल या इम्प्रोबेबल कहते हैं। ठीक है, अगर वो अनरियल है तो अनरियल को हम क्या कहते हैं? अनरियल सपोजिशन जो होता है वो किस टाइप में आता है? टाइप सेकंड। क्लियर है?
और अगर रियल है तो वहां दो बातें होंगी। रियल है तो दो बातें होंगी। कौन सा? रियल में टाइप फर्स्ट भी हो सकता है, टाइप थर्ड भी हो सकता है ना। तो जो टाइप फर्स्ट, और एक हो जाएगा टाइप थर्ड। एकदम क्लियर हो गया। तो कंडीशनल सेंटेंसेस के माध्यम से आप सपोज करते हैं सपोजिशन बेसिकली या तो रियल होगा या अनरियल होगा। अगर आप कोई सेंटेंस के माध्यम से कोई ऐसी कल्पना, ऐसा सपोजिशन कर रहे हैं जो अनरियल है, कभी संभव न था, न है, न होगा, तो टाइप सेकंड में जाएगा। तो ऐसे कंडीशनल सेंटेंस जिनका भाव कभी भी संभव का न दर्शाए तो टाइप सेकंड होगा। लेकिन रियल अगर सपोजिशन कर रहे हैं, ठीक है, जो कर पाना संभव है या संभव था, तो कर पाना संभव है प्रेजेंट या फ्यूचर में तो टाइप फर्स्ट, और संभव था तो टाइप थर्ड। एनी डाउट? नो सर। प्रोबेबल इन द प्रेजेंट और द फ्यूचर। ठीक है, ये was probable था ना, was probable in the past but not probable in the present। एकदम क्लियर है। और जो टाइप थर्ड होता है नेवर प्रोबेबल, कभी न संभव था, न है, न होगा। नेवर प्रोबेबल। टाइप सेकंड सर। जी, हो गया। यस सर। ओके, ठीक है। तो देखिए जो कंडीशनल्स होते हैं, जो कंडीशनल टाइप हमने बताया, टाइप का क्या मतलब है कि आपने प्रैक्टिकल देखा कि कंडीशनल सेंटेंस के माध्यम से हम सपोजिशन करते हैं। यानी जब भी कोई आप कंडीशनल सेंटेंस लिखेंगे तो सेंटेंस है कोई हो, कंडीशनल है कोई ऑर्डिनरी सेंटेंस हो, सेंटेंस के माध्यम से कोई ना कोई भाव व्यक्त किया जाता है। जब आप कंडीशनल सेंटेंस लिखेंगे तो कंडीशनल सेंटेंस बेसिकली है तो सेंटेंस, और सेंटेंस से तो कोई ना कोई भाव होगा। तो कंडीशनल सेंटेंस हमेशा भाव देता है सपोजिशन का, सपोज करने का। तो एक, ठीक है, तो जब भी आप कंडीशनल सेंटेंस लिखेंगे तो सपोज करने का भाव देगा। तो सपोज करने में किस प्रकार का सपोजिशन है, तो जिस प्रकार का सपोजिशन है उसको प्रकार को ही टाइप बोला गया इंग्लिश में। ठीक है, टाइप होता ही है, ठीक है, तो उसी को आपने टाइप कर दिया। तो कितने टाइप के सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंडीशनल्स, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंडीशनल्स। टाइप्स का मतलब यहाँ प्रकार से मत समझिएगा, टाइप नाम ही दिया गया है इसलिए हम टाइप को कैपिटल में कर दे रहे हैं। ठीक है, तो जो टाइप कितने होते हैं, ए, उससे कहा गया टाइप फर्स्ट, टाइप फर्स्ट, बी टाइप सेकंड, सी टाइप थर्ड, और डी टाइप जीरो। चार ही टाइप होते हैं। टाइप मतलब अलग अलग सेंटेंस होता है, वो सेंटेंस कंडीशनल सेंटेंस जैसा भाव देगा, जैसा सपोज करेगा, उसके सपोजिशन के बेसिस पे उसका टाइप डिसाइड होता है। ठीक है, ओके।
ऑलराइट, यस सर। ठीक है। तो टाइप फर्स्ट में कैसा भाव देगा, बोले प्रोबेबल इन द पीआर से प्रेजेंट या फ्यूचर, ठीक है। टाइप सेकंड क्या है, बोले नेवर प्रोबेबल, ठीक है। और टाइप थर्ड में क्या होगा, बोले प्रोबेबल इन द पास्ट, वास्तव में वाज प्रोबेबल लिख दे रहा हूं, वाज प्रोबेबल इन द पास्ट। तो ये जीरो टाइप में क्या होता है, ठीक है। बोले डेफिनेट या श्योर, डेफिनेट, प्रोबेबल की बात ही नहीं, संभावना की बात ही नहीं, पॉसिबिलिटी की बात ही नहीं, डेफिनेट, ठीक है, या श्योर टू हैपन, श्योर टू हैपन, ठीक है। अब इसको जब आगे हम बताएंगे तो वहां बता देंगे, ठीक है, जब डिस्क्रिप्शन लेंगे। तो इतना समझ में आ गया कि कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है, बोले एक ऐसा सेंटेंस जिसके माध्यम से कंडीशन अप्लाई करने की बात हो, शर्त लागू करने की बात हो, ठीक है। तो जब आप कोई शर्त लागू करेंगे, कोई कंडीशन अप्लाई करेंगे तो उसका कोई ना कोई रिजल्ट निकलेगा। इसीलिए कंडीशनल सेंटेंस में हमेशा दो क्लॉज होते हैं, एक वह क्लॉज जो कंडीशन अप्लाई करता है, दूसरा वह क्लॉज जो उसका रिजल्ट बताता है। तो कंडीशनल सेंटेंस का वह क्लॉज जो रिजल्ट शो करे उसे रिजल्टेंट क्लॉज कहते हैं, और कंडीशनल सेंटेंस का वह क्लॉज जो कंडीशन अप्लाई करे उसको हम कंडीशनल क्लॉज कहते हैं। और चूंकि कंडीशनल क्लॉज जनरली इफ से लिखा जाता है, इफ से शुरू होता है, इसलिए हम उसको इफ क्लॉज भी कहते हैं। चूंकि कंडीशनल क्लॉज का भाव पूरा नहीं होता, अधूरा होता है, इसलिए कंडीशनल क्लॉज हमेशा अपने आप में सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। और रिजल्टेंट क्लॉज का चूंकि भाव अपने आप में पूरा होता है, वी विल पास, हम पास हो जाएंगे, भाव पूरा है ना, भाव पूरा होता है, इसलिए हमेशा मेन क्लॉज होता है। इतना रफ आइडिया मिला, ओके। फिर कंडीशनल क्लॉज के माध्यम से हम सपोजिशन करते हैं। तो जब भी आप कंडीशनल सेंटेंस के माध्यम से हम सपोजिशन करते हैं, ठीक है। तो हमारा इसलिए अलग अलग प्रकार का अलग अलग कैटेगरी का कंडीशनल क्लॉज सेंटेंस बन जाता है। तो कंडीशनल सेंटेंस के माध्यम से जैसा सपोज करेंगे तो उसका सपोजिशन का जो भाव होगा उसी भाव के आधार पे आप बताएंगे कि वो टाइप 1 है, टाइप 2 है, टाइप 3 है, टाइप 0, कोई दिक्कत। तो जब हम सपोज करते हैं तो बेसिकली दो बातें होती हैं, या तो हम रियल सपोजिशन करेंगे या अनरियल करेंगे तो कोई बात नहीं। अनरियल का मतलब क्या है कि आप कोई ऐसा सपोजिशन करें जो ना कभी संभव था, ना है, ना होगा, ठीक है। तो वो नेवर पॉसिबल में, तो हमेशा टाइप सेकंड होगा। लेकिन अगर आप रियल सपोजिशन कर रहे हैं तो रियल सपोजिशन में दो बातें हैं, एक तो ऐसा सपोजिशन करें जो पास्ट में कर पाना संभव था पर उस समय हमने नहीं किया, और चूंकि पास्ट का समय बीत गया तो प्रेजेंट में हो नहीं सकता, पर वो था संभव, इसलिए वो रियल कहलाएगा। तो अगर पास्ट का रियल है तो टाइप सेकंड में आ जाएगा। और एक ऐसा है जो अभी होना बाकी, उसको किया जा सकता है प्रेजेंट में या फ्यूचर में, तो वो हो जाएगा रियल। और रियल का अगर प्रेजेंट फ्यूचर का रियल सपोजिशन है टाइप फर्स्ट, पास्ट का रियल सपोजिशन है तो टाइप थर्ड, जो बिल्कुल अनरियल है तो टाइप सेकंड। इतनी बात समझ में आ गई? यस यस, ये सर ये टाइप सेकंड है, हाँ, ये सर फास्ट नहीं चल रहा है क्या नहीं भाई, सर, ये टाइप नहीं, मैं साफ साफ कह रहा हूँ कि आप कोई ऐसा सपोजिशन कर रहे हैं जो न कभी संभव था, न संभव है, और न कभी संभव होगा, यानी कुल मिला के अनरियल। क्लियर? अब आप अपना सवाल करिए, क्या पूछना चाह रहे थे?
चले आगे। यस सर। अब देखिए मैं तीनों सेंटेंस यहाँ लिख रहा हूं थोड़ा सा। अगर हम टाइप फर्स्ट लिखें, टाइप फर्स्ट, ठीक है। इफ वी, छोटा छोटा लिख रहा हूं, दिख रहा है ना? यस सर। मैं आगे नहीं लिख रहा हूँ इसमें। सी वुड हैव क्वालिफाइड, जितना मतलब उतने काम कर लेता हूँ। अब देखिए जब आप टाइप फर्स्ट लिखते हैं तो कोई भी आप कंडीशनल सेंटेंस लिखेंगे तो कंडीशनल सेंटेंस में एक कंडीशनल क्लॉज होगा और एक रिजल्टेंट क्लॉज होगा। एक कंडीशनल क्लॉज होगा, एक रिजल्टेंट क्लॉज होगा। एक कंडीशनल क्लॉज होगा और एक रिजल्टेंट क्लॉज होगा, ठीक है। अब क्लॉज है तो हर क्लॉज में एक फाइनाइट वर्ब और एक सब्जेक्ट होगा। मैं क्या कह रहा हूँ, एक फाइनाइट वर्ब और हर फाइनाइट वर्ब का अपना एक सब्जेक्ट होगा। तो फाइनाइट वर्ब जो होता है, ठीक है, वो नंबर टेंस बताता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि अगर आपने एक्शन बताने के लिए कोई नॉन फाइनाइट वर्ब का यूज किया है तो उसके पहले तो हेल्पिंग वर्ब आएगा ना एज ए फाइनाइट वर्ब, ठीक है। ओके, तो कई बार सेंटेंस में एक वर्ब जो है एक वर्ड का हो सकता है और कई बार एक वर्ब एक से अधिक वर्ड का हो सकता है। क्लियर है ना? ठीक है। तो अब इसी को बच्चे किताबों के अनुसार देखते हैं तो वो टेंस के हिसाब से देखो। वर्क एक वर्ब है, किस टेंस में है? सिंपल प्रेजेंट, यस और नॉट? Yes, sir. विल पास किस टेंस में है? सिंपल Yes, sir. फ्यूचर किस टेंस में है? सिंपल पास्ट। पास्ट। सिंपल पास्ट। मैं तो पास्ट नहीं कहूंगा, रुक जाइए, मैं पास्ट फॉर्म कह दे रहा हूं। पास्ट फॉर्म, इस पे बाद में चर्चा करेंगे। और यहाँ पे क्या है? वुड प्लस V1, तो मैं सीधा लिख रहा हूं वुड बी V1 है ना, वुड प्लस V1। यहाँ पे क्या है? हैड लॉस्ट, तो ये हो गया हैड प्लस V3। और यहाँ पे क्या है? वुड हैव V3, तो यहाँ हो जाएगा वुड प्लस हैव प्लस V3। अब यही आपको देखना है, ठीक है। ये जो हमने पास्ट फॉर्म लिखा है इसको थोड़ा सा और डिटेल कर दें। यहाँ पे वर्ब अकेला ही है और बी वर्ब है तो हमेशा वर आएगा। अगर एक्शन वर्ब है तो हमेशा V2 आएगा और पोजीशन वर्ब है तो अकेला हमेशा हैड आएगा, ठीक है। ओके, बल्कि इस चीज को हम ऊपर लिख दे रहे हैं। वर्ब लिखा ही है, वर्ब के साथ में यहाँ लिख दे रहा हूँ V2 अकेला रहेगा, यानी तो हैड अकेला रहेगा।
अब इस बात को आप लोग समझिए जरा सा। टोटल 3 कंडीशनल सेंटेंस लिखे गए हैं और हर कंडीशनल सेंटेंस में 2 क्लॉज होंगे और हर क्लॉज में एक फाइनाइट वर्ब जरूर होगा या पूरा कहते हैं वर्ब होगा। हर क्लॉज में एक वर्ब होगा। तो टोटल क्लॉज कितने हो गए? 6, क्योंकि 3 ही कंडीशनल है। हर कंडीशनल में 2 क्लॉज होगा तो 3 क्लॉज में कितने वर्ब हो जाएंगे? 6। अब इस टेक्निक को समझिए जरा। सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक क्लॉज में सिंपल प्रेजेंट टेंस का वर्ब आया है। अब देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का वर्ब और किसी दूसरे क्लॉज में है क्या? बोलिए। नो सर। नहीं ना? नहीं सर। ओके, यहाँ पे सिंपल फ्यूचर टेंस का वर्ब है। सिंपल फ्यूचर टेंस का वर्ब और किसी भी क्लॉज में है क्या? जवाब दीजिए। नो सर। नहीं है? नो सर। नहीं है, ठीक है। अकेला, ध्यान से देखिए, अकेला हेड आएगा इसमें या अकेला V2 आएगा या अकेला वर आएगा? अकेला हेड, अकेला V2, अकेला वर्क और किसी और में है क्या? किसी दूसरे क्लॉज में है क्या? नो सर। नो सर। यहाँ पे वुड प्लस V1, वुड प्लस V1 और किसी क्लॉज में है क्या? नो सर। नो सर। हेड प्लस V3 और किसी क्लॉज में है क्या? हेड प्लस V3, देखिए जरा। नो सर। नो सर, ठीक है। वुड हैव प्लस V3 और किसी क्लॉज में है क्या? नो सर। यहाँ पे वुड प्लस V1 है, यहाँ पे वुड प्लस हैव प्लस V3 है और किसी में नहीं है। तो ये जो वर्ब का कॉम्बिनेशन है यही डिसाइड कर देगा कि आपका किस टाइप का कंडीशनल है। वर्ब का कॉम्बिनेशन ही डिसाइड कर देगा आपका किस टाइप का कंडीशनल है। जैसे मान लीजिए मैं आपसे पूछता हूं, इसको छिपा लिया, ठीक है। इफ लगा है तो आपको पता चल रहा है ना कि कंडीशनल क्लॉज है। यस सर। तो अगर कंडीशनल क्लॉज में सिंपल प्रेजेंट टेंस का वर्ब है, कंडीशनल क्लॉज में सिंपल प्रेजेंट टेंस का वर्ब है, तो वह कंडीशनल क्लॉज किस टाइप का हो सकता है? टाइप फर्स्ट का, सेकंड का या थर्ड का? टाइप फर्स्ट। क्लियर है ना? और जब कंडीशनल क्लॉज आपको पता ही चल गया टाइप फर्स्ट का है, तो एक कंडीशनल क्लॉज है तो दूसरा कौन सा क्लॉज होगा? रिजल्टेंट क्लॉज, ठीक है। तो अगर टाइप फर्स्ट का कंडीशनल क्लॉज है तो रिजल्टेंट भी तो टाइप फर्स्ट का ही आएगा ना। यस सर। तो टाइप फर्स्ट का जो रिजल्टेंट क्लॉज होगा उसमें वर्ब किस टेंस का आएगा? सिंपल फ्यूचर। या हम इसको छिपा लेते हैं, ये वी विल पास देख के लग रहा है ना कि कंडीशनल रिजल्टेंट क्लॉज है, तो रिजल्टेंट क्लॉज वर्ब किस टेंस का है? सिंपल फ्यूचर। तो सिंपल फ्यूचर टेंस का वर्ब किस टाइप में आता है? टाइप फर्स्ट में, टाइप सेकंड में, टाइप थर्ड में? टाइप फर्स्ट। टाइप फर्स्ट। टाइप फर्स्ट के कौन से क्लॉज में? कंडीशनल क्लॉज में या रिजल्टेंट क्लॉज में? रिजल्टेंट क्लॉज। रिजल्टेंट। तो अभी एक क्लॉज और बचा ना, कौन सा? कंडीशनल। तो कंडीशनल क्लॉज में फिर वर्ब का क्या टेंस होगा? सिंपल प्रेजेंट। एनी डाउट? एनी डाउट? ना सर। तो यही आपको पहचान बताएगा, ठीक है। क्योंकि सिंपल प्रेजेंट और सिंपल फ्यूचर टेंस और ना तो टाइप सेकंड में कहीं मिलेगा ना ही टाइप थर्ड में आपको मिलेगा। क्लियर है? तो जो वर्ब का कॉम्बिनेशन यही आपको पहचानना है। आगे आ जाइए। ये इफ लगा है यहाँ पे, तो इफ बता रहा है कि ये कंडीशनल क्लॉज है और अगर कंडीशनल क्लॉज में ही वर्ब अकेला हेड है या अकेला V2 है या अकेला वर है, तो ये कंडीशनल क्लॉज किस टाइप का आएगा? पास्ट। टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड, किस कंडीशनल का टाइप में आएगा? टाइप सेकंड। तो कोई भी कंडीशनल सेंटेंस होगा तो उसमें 2 क्लॉज होगा, एक कंडीशनल क्लॉज, एक रिजल्टेंट क्लॉज। तो अगर अकेला हेड है, अकेला V2 है या अकेला वर्ब है कंडीशनल क्लॉज में, तो वह कंडीशनल क्लॉज
किस टाइप के कंडीशनल सेंटेंस का होगा? टाइप सेकंड का। तो जब टाइप सेकंड का कंडीशनल क्लॉज आपको पता ही चल गया तो इसका एक और क्लॉज बचेगा, कौन सा? रिजल्टेंट क्लॉज। ठीक है, तो टाइप सेकंड का रिजल्टेंट क्लॉज में वर्ब फॉर्म क्या होगा? वुड प्लस V1। एनी डाउट? या आपको यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक, क्वेश्चन में यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक दे दिया है कंडीशनल क्लॉज के वर्ब में, पर ये आपको लिख के दिया है कि आई वुड बी फ्री। ठीक है, तो वुड प्लस V1 किस टाइप के रिजल्टेंट क्लॉज में है? टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड, टाइप सेकंड। तो इसको रिजल्टेंट क्लॉज के वर्ब फॉर्म को देख के आप पहचान जाएंगे कि टाइप सेकंड का रिजल्टेंट क्लॉज है। तो इसका एक और क्लॉज बचेगा, कौन सा क्लॉज बचेगा? कंडीशनल। हाँ या ना? ठीक है, तो टाइप सेकंड का जो कंडीशनल क्लॉज होगा उसमें जो वर्ब आएगा या तो अकेला वर आएगा या अकेला V2 आएगा या अकेला हैड आएगा। क्लियर है? और कोई चौथा पॉसिबिलिटी ही नहीं है। एनी डाउट? नो सर। ठीक है, अगर आपको देखिए यहाँ पे इफ लिखा है तो इफ बता रहा है कि कंडीशनल क्लॉज है, और कंडीशनल क्लॉज में अगर हैड प्लस V3 है तो हैड प्लस V3 और किसी के कंडीशनल में है क्या? नहीं ना, तो कंडीशनल में नहीं, रिजल्टेंट में। ठीक है, ओके। तो हैड प्लस कंडीशनल क्लॉज में यदि हैड प्लस V3 दिया है तो हैड प्लस V3 अगर कंडीशनल क्लॉज में है तो वो किस टाइप का कंडीशनल हो सकता है? टाइप थर्ड। तो जब कंडीशनल क्लॉज आपको मिल गया तो एक और क्लॉज बचा, कौन सा? रिजल्टेंट क्लॉज। तो टाइप थर्ड का जो रिजल्टेंट क्लॉज होगा उसमें वर्ब फॉर्म क्या रहेगा? वुड प्लस हैव प्लस V3। हाँ या ना? क्लियर है? यस सर। या हम कह दें कि आपको कंडीशनल क्लॉज में सिर्फ इफ लगा के दिया, सब कुछ दे दिया, कंडीशनल क्लॉज में वर्ब फॉर्म नहीं लिखा है, लेकिन इधर रिजल्टेंट क्लॉज का वर्ब फॉर्म लिखा है और आपने लिखा कि रिजल्टेंट क्लॉज में जो वर्ब फॉर्म है वुड हैव प्लस V3 है। तो वुड हैव प्लस V3 किस टाइप का रिजल्टेंट क्लॉज में आएगा? वुड हैव प्लस V3 किस टाइप का? टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड, टाइप थर्ड? टाइप थर्ड। तो जब आपको वुड हैव प्लस V3 रिजल्टेंट क्लॉज में दिख जाए तो आप मान लीजिए कि वुड हैव प्लस V3 टाइप थर्ड में ही रिजल्टेंट पे लगता है। तो एक क्लॉज और बचा, कौन सा? कंडीशनल क्लॉज। तो टाइप थर्ड के कंडीशनल क्लॉज में वर्ब फॉर्म क्या यूज होगा? हैड प्लस V3। यही कॉम्बिनेशन आपको सेट करना होगा। एनी डाउट? इसको थोड़ा और हम इजी करके बता दे रहे हैं, बस इतना ही काम करना। नीरज समझ में आ रहा भैया? कृष्णा सॉरी। यस सर। ठीक है, अब देखो हम यहाँ पे लिख रहे हैं इफ, हमने लिख दिया इफ। ठीक है, और एक क्लॉज आगे मान लो मैं और लिख रहा हूँ, कॉमा लगा दिया, फुल स्टॉप नहीं लगा, कॉमा लगा, यानी आगे और भी कुछ लिखना पड़ेगा, तब तो ये आपका एक क्लॉज ही बनेगा ना। क्लियर है? बोलो भाई। यस तो सर। इफ साफ साफ करे, यदि आप कब कहते हैं जो चीज वैसी है या नहीं है, वैसी नहीं है, सपोज कर, तो पॉसिबिलिटी होगी कि कंडीशनल क्लॉज है। ठीक है, और कंडीशनल क्लॉज में आपने लगा दिया सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो किस टाइप के कंडीशनल क्लॉज में सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं? टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड, टाइप थर्ड? टाइप फर्स्ट। आप इसी को देख करके बता देंगे कि ये कंडीशनल क्लॉज तो है और सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है वर्ब कॉम्बिनेशन बता रहा है कि टाइप फर्स्ट का है। एनी डाउट? यस। तो आगे आपका क्या बचा? एक रिजल्टेंट क्लॉज। फिर रिजल्टेंट क्लॉज में वर्ब फॉर्म क्या रहेगा, जल्दी बताइए। सिंपल फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर। अब बस यही हमको रोकना था आप लोगों को, ध्यान से देखिएगा। तो सिंपल फ्यूचर है तो यहाँ पे आ सकता है विल या शैल, और चूंकि विल शैल मॉडल है तो V1 आएगा ही। हाँ या ना? बोलो भाई। यस सर। तो यहाँ अब तक जो हम यहाँ पे आपको ये लिख रहे थे सिंपल फ्यूचर टेंस, ये जरूरी नहीं है कि सिंपल फ्यूचर टेंस ही रहे। अब इसको मैं करेक्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है,
फ्यूचर पॉसिबिलिटी में यहाँ लिख रहा हूँ, क्योंकि आपने अभी अभी एडमिट किया है कि यदि वर्तमान में हम कठिन परिश्रम करें तो भविष्य में हम पास हो जाएंगे, इसकी गारंटी है या पॉसिबिलिटी है? पॉसिबिलिटी। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी वाला मॉडल यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी, फ्यूचर पॉसिबिलिटी मैं लिख रहा हूं, फ्यूचर पॉसिबिलिटी। फ्यूचर टेंस नहीं, फ्यूचर पॉसिबिलिटी। चूंकि टेंसेस आप लोग पढ़ के ही आ रहे हैं, तो आपने देखा है कि विल शैल जो फ्यूचर टेंस है तो बनता तो विल शैल से है, और फ्यूचर टेंस फ्यूचर की पॉसिबिलिटी बताता ही बताता है, हाँ या ना? बोलो भाई। यस सर। ठीक है, लेकिन फ्यूचर की पॉसिबिलिटी बताने के लिए क्या हम सिर्फ विल का या शैल का यूज करते हैं? क्या हम मे का यूज नहीं कर सकते हैं? कैन का यूज नहीं कर सकते हैं? वुड का यूज नहीं कर सकते हैं? कुड का यूज नहीं कर सकते हैं? बोलो भाई। कर सकते हैं। यस एवरीवन। यस सर, कर सकते हैं। यस सर, कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग मॉडल पढ़ेंगे तो होता ही है कि किताबों में अक्सर ही दिया है क्या, शैल या विल। ठीक है, जबकि ये शैल विल जो है फ्यूचर की पॉसिबिलिटी बताता है, तो हम कोई भी ऐसा मॉडल वर्ब यूज कर सकते हैं जो फ्यूचर की पॉसिबिलिटी बताता हो। और फ्यूचर की पॉसिबिलिटी बताने के लिए हम मे का भी यूज करते हैं, कैन का भी करते हैं, वुड का भी करते हैं और कुड का भी करते हैं। एनी डाउट? नो सर। भाषा है, भाव देगा। तो जब हम फ्यूचर की पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं तो हम कुड और वुड का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे बात समझ में आई? एंड दिस पॉइंट, दैट्स व्हाई दिस पॉइंट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ऑलराइट, ठीक है, क्योंकि कई बार किताबों में भी फ्यूचर टेंस लिख दिया गया, लेकिन वुड का, कुड का, कैन का, माइट का फ्यूचर टेंस नहीं है। ठीक है, ओके, चलिए अब उसी तरह यहाँ आ जाते हैं टाइप सेकंड में। हम लिख रहे हैं इफ, और इफ है तो सपोजिशन आ ही गया। और टाइप सेकंड का अगर हम लिखना चाहें, ठीक है, तो यहाँ पे जो वर्ब आएगा वो याद, अगर वो है बी वर्ब है तो अकेला वर आएगा जो कि प्लूरल नंबर का है। सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो तो भी वर ही आएगा। ठीक है, या अकेला हेड आएगा, ठीक है, या अकेला V2 आएगा। तो यदि आपके कंडीशनल क्लॉज में अकेला वर आया है या हैव फॉर्म है तो अकेला हेड आया, या एक्शन है तो अकेला V2 आया है, ठीक है, तो ये पहचान हो गई किसकी? कंडीशनल टाइप सेकंड की। एनी डाउट? तो जब ये कंडीशनल टाइप सेकंड है तो इसका एक और क्लॉज बचा, क्या? रिजल्टेंट। तो टाइप सेकंड में रिजल्टेंट आप क्या लिखते हैं? वुड प्लस V1। बोलो भाई। यस सर। यहाँ पे माइट भी आ जाएगा, यहाँ देखिए यहाँ माइट भी आ सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी बताता है माइट, ये भी मैं टिक कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जनरली मोस्ट कॉमनली जो यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं? वुड। वुड चूंकि एक मॉडल वर्ब है तो मॉडल के बाद एक्टिव वॉइस में V1 ही यूज करते हैं। लेकिन वुड जो है ये भी पॉसिबिलिटी बताता है, इसलिए पॉसिबिलिटी बताने के लिए हम यहाँ पे माइट भी यूज कर सकते हैं और कुड भी यूज कर सकते हैं, यानी पास्ट इक्विवेलेंट कोई भी मॉडल हम यूज कर सकते हैं एंड ऑल आर करेक्ट। लेकिन चूंकि यूजुअली हम वुड को यूज करते हैं इसलिए वुड पे डबल टिक, अगर तीनों दे दिया गया तो वुड को प्रीफर करेंगे। एनी डाउट? कैसे पता चला तुम लोग को? नो सर। ठीक है, उसी तरह से आपका आ गया टाइप थर्ड। ये हम ऐसे कर लेते हैं, मान लीजिए हमने इफ लिख लिया, ठीक है,
तो ये बता रहे ना कि कंडीशनल है। पार्टिसिपेट भी किए थे क्या तुम लोग? बहुत तेज। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं हैड, तो हैड तो यहाँ भी, लेकिन यहाँ पर हैड अकेला है, पर यहाँ पे क्या होगा, हैड प्लस V3, ठीक है। तो कंडीशनल क्लॉज में हैड प्लस V3 किस टाइप के कंडीशनल के पास होगा? टाइप थर्ड। ठीक है। तो जब ये टाइप थर्ड का आपको कंफर्म हो गया कि टाइप थर्ड का ही कंडीशनल क्लॉज है, तो एक क्लॉज और बचा कौन सा, रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट क्लॉज भी किस टाइप का होगा, टाइप थर्ड का ही। और टाइप थर्ड का रिजल्टेंट क्लॉज आप कैसे लिखते हैं, आप लिखते हैं वुड प्लस हैव और प्लस V3 ना। तो वुड चूंकि पास्ट इक्विवेलेंट मॉडल है जो पॉसिबिलिटी बता रहा है किसका, पास्ट का, तो पास्ट की पॉसिबिलिटी बताने के लिए हम वुड के बजाय माइट का भी तो यूज कर सकते हैं और कुड का भी यूज कर सकते हैं। ये बात समझ में आई आप लोगों को? लेकिन चूंकि प्राय हम वुड का ही यूज करते हैं, इसलिए वुड का हम डबल टिक करते हैं और इस पे सिंगल। कोई दिक्कत? ठीक है, ओके। तो कंडीशनल सेंटेंस के माध्यम से हम सपोज करते हैं। सपोजिशन दो प्रकार का होता है, रियल और अनरियल, ठीक है। अगर आप अनरियल सपोजिशन लिख रहे हैं तो अनरियल लिखने के लिए आपको हमेशा टाइप सेकंड को फॉलो करना पड़ेगा। तो कैसे पढ़ेंगे कि कोई सेंटेंस टाइप सेकंड में है, बोले सिर्फ वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं। पहले तो शुरू से ही बताया कि अंग्रेजी एक भाषा है, भाषा के माध्यम से भाव व्यक्त किया जाता है। तो सेंटेंस का जैसा भाव निकलेगा उसको वैसे कंडीशनल कैटेगरी में कैटेगराइज करेंगे। क्लियर? तो अगर आपने कोई सेंटेंस ऐसा लिखा है जिसके माध्यम से सपोजिशन का भाव आ रहा है और वो सपोजिशन अनरियल है, जो कभी हो ही नहीं सकता, तो अनरियल सपोजिशन है तो किस टाइप में आएगा, टाइप सेकंड। और टाइप सेकंड में है या अनरियल है तो कंडीशनल सेंटेंस लिखा है तो उसके दो क्लॉज होंगे, तो उसका जो कंडीशनल क्लॉज होगा उसमें अकेला हैड आएगा या अकेला वर आएगा या अकेला V2 आएगा। लेकिन जो रिजल्टेंट क्लॉज उसमें जनरली वुड प्लस V1 होता है, लेकिन वुड चूंकि पॉसिबिलिटी बताता है तो अगर कोई ऐसी कंडीशन फंस गई क्वेश्चन के ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो वुड की जगह पे हम कुड या माइट भी रख सकते हैं। एनी डाउट? ठीक है। कंडीशनल सेंटेंस अगर सपोजिशन की बात कर रहा है और रियल सपोजिशन है, यानी कि आपको एक कंडीशनल सेंटेंस लिख के दिया गया है और उस कंडीशनल सेंटेंस को पढ़ के आपको पता तो चला कि सपोजिशन है, और ये भी भाव पता कर लिया कि सपोजिशन रियल नहीं, अनरियल नहीं, रियल सपोजिशन है। कंडीशनल सेंटेंस लिखा आपने पढ़ लिया और पढ़ने के बाद आपको पता चला कि वो अनरियल सपोजिशन नहीं रियल है, तो रियल में देखना पड़ेगा कि रियल कब के लिए, पास्ट के लिए था कि फ्यूचर या प्रेजेंट के लिए। तो रियल अगर फ्यूचर या प्रेजेंट के लिए है, ठीक है, तो उसको किस कैटेगरी में डालेंगे, टाइप फर्स्ट। यही कह लें कि टाइप फर्स्ट है तो कंडीशनल क्लॉज जो है हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस का हो। और जो रिजल्टेंट क्लॉज है, चूंकि हम इस कंडीशन को प्रेजेंट में अप्लाई करते हैं तो रिजल्ट आने की गारंटी है, पॉसिबिलिटी है फ्यूचर में, पॉसिबिलिटी। तो सेल या विल से पॉसिबिलिटी बताते ही हैं, तो जनरली हम सेल या विल फॉलो करते हैं। लेकिन पॉसिबिलिटी वाला फ्यूचर पॉसिबिलिटी वाला हम कोई भी मॉडल यूज कर सकते हैं। तो माइट हो, कुड हो, वुड हो, सब फ्यूचर पॉसिबिलिटी बताते हैं। एनी डाउट? नो सर। ये वर्ब कॉम्बिनेशन, ठीक है। शाम को हम टाइप 0 से शुरू करेंगे और वहीं आप लोगों को इन्वर्सन भी बता देंगे, ठीक है। तो हो ना हो ये थियरी पार्ट तो आज ही खत्म हो जाना चाहिए। अभी तक जो आप लोगों ने पढ़ा इसमें किसी को जरा भी कहीं भी कोई डाउट? अखिलेश, मिस्टर मनोज, तेजू जी? नो सर। ऐसा लगा क्या टाइप सेकंड में V2 का एग्जांपल दे दीजिए सर। अच्छा, बता दूंगा, ठीक है। शाम को पूछ लीजिएगा, टाइम ज्यादा हो गया, ठीक है। आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए, जितने भी डाउट है ये आप लोग दिमाग फ्रेम करिए कि शाम को हमको सर से ये बातें पूछनी है इससे रिलेटेड, ठीक है, बताऊंगा, ठीक है जी सर। किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा कि सर बहुत तेजी से पढ़ा दिए आज? नहीं सर। एनीवन? मनोज जी हैं, मिस्टर मनोज प्रजापति, आर यू देयर?
नहीं है लग रहा। ओके कृष्णा ठीक है, समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है ओके। तो और तो कोई ये मनीषा है? यस सर। समझ में आ रहा है? यस सर। चलो बढ़िया है, ठीक है। तो फिर शाम को मिले। जी सर 8 बजे। जी सर 8 बजे, हाँ 8 बजे शाम को। जी सर ओके थैंक यू। ठीक है, तो हो सकता है कि ये आज ही खत्म हो जाए, आज नहीं तो कल डेफिनेटली खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो कल 16 है, 17 तक में इसका क्वेश्चन सॉल्व करा देंगे। ठीक है ओके, थैंक यू शमामा, थैंक यू सो मच। ओके थैंक यू एवरीवन, विश यू वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आपको भी थैंक यू एवरीवन। ठीक है मनोज जी।